हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट डे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डैम संड्रा मिशन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो बाराबाडोस नाम का एक देश है, उसकी ये पहली प्रेसिडेंट बनी है। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल ऐप लॉन्च किया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर है और उबेर कप 2021 में चाइना ने जापान को हरा करके जीता हुआ है और वही थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया ने। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड पोलियो डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे यानी यूएनओ डे मनाया जाता है और एक वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस। तो ये पोलियो रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम रखी गई है डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। क्या? डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। अच्छा, भारत दोस्तों 2014 में मार्च 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत पोलियो मुक्त WHO के द्वारा जारी घोषित किया गया है 2014 में ही। अच्छा, ये दिन 24 अक्टूबर को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पोलियो रोग की जो टीके की खोज की थी, वैक्सीन की खोज की थी जोनास साल्क ने, उनकी होती है जयंती। तो इस दिवस की स्थापना रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा की गई थी। क्लियर? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको जो ये पीडीएफ दी जाती है, आप पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हो। उसमें डे एंड थीम, ब्रांड एम्बेसडर, पुस्तक के लेखक, सबकी लिस्ट दी जाती है और वो रोजाना दी जाती है। ठीक है, भले ही यहाँ पर वीडियो में मैं नहीं बताता हूँ डेली का डेली, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में दूसरे तीसरे दिन बताऊँ। ठीक है, हर दूसरे या तीसरे दिन। ऐसा इसलिए क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉइंट बता सकूं और वीडियो लंबी ना जाए। ओके, लेकिन आपको डेली का डेली ये दिया जाता है मैटर पीडीएफ में। तो आप जाकर के पीडीएफ जरूर डाउनलोड किया करो एप्लीकेशन पर और इन सब चीज़ों को रिवाइज किया करो डेली। एक बार बस ऐसे रीडिंग लगा लो, बस पढ़ लो बस। ओके, चलिए अगला देखते हैं। किस देश ने शिजियांग 21 उपग्रह का सफल परीक्षण किया? तो चाइना ने इसका परीक्षण किया है, शिजियांग 21 नाम का सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, एक्चुअली में परीक्षण नहीं, एक प्रकार से कहेंगे कि लॉन्च किया गया है ये, और इसको लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्ग मार्च सीरीज का दोस्तों 393वां चाइना का ये मिशन था। लॉन्ग मार्च ये चाइना के रॉकेट का नाम है, इसको मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसी में यहाँ पर सिर्फ सीरीज चेंज होता है, 3B 4A 5A। ठीक है, सिर्फ यही सीरीज चेंज होगा, बाकी लॉन्ग मार्च जो है ये रॉकेट का नाम है चाइना के। ये दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत से लॉन्च किया गया है। और किस सैटेलाइट सेंटर से अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे शिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि अंतरिक्ष में जो मलबे होते हैं ना, उनको कम करने वाली टेक्नोलॉजीज़ का ये परीक्षण कर सके, टेस्टिंग कर सके। ठीक है, और उनका वेरिफिकेशन भी कर करके भेज सके। अंतरिक्ष में भी कचरे उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको कैसे साफ किया जाए, इस पर चाइना काम कर रहा है। ठीक है, बाद में ये टेक्नोलॉजी आगे अन्य देशों को भी बेचेगा। ओके, अगला, भारत की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया? तो दोस्तों भारत की कुझांगल नाम की एक फिल्म है, एक तमिल फिल्म है। इसको ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है, या कहें भारत के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजी गई है। ठीक है, तो भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री होगी कुझांगल नाम की ये तमिल फिल्म। तो 94वां अकादमी पुरस्कार, एकेडमी अवार्ड दोस्तों ऑस्कर अवार्ड को ही कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एकेडमी अवार्ड का नाम आए या ऑस्कर अवार्ड आए, दोनों एक ही है। तो इसका 94वां संस्करण लॉस एंजल्स अमेरिका में 27 मार्च 2022 को आयोजित होगा। उसके लिए उसमें भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में इसे भेजा गया है। देखिए होता क्या है, सभी देश इसमें अपनी अपनी तरफ से बताते हैं कि हमारी तरफ से इस मूवी को मिलना चाहिए ऑस्कर अवार्ड। सब अपने अपनी तरफ से मूवी का नाम भेजते हैं। फिर यहाँ पर जब ये आयोजित होती है
फिल्म का जब ये पुरस्कार समारोह आयोजित होता है तो वहां पर चुना जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसने अभी पुरस्कार जीता नहीं है, इसको नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है, यानी भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री दी गई है। ठीक है, कि भारत के हिसाब से इसको मिलना चाहिए। बाकी किसे मिलेगा ये तो अब दोस्तों वहां पर एकेडमी अवार्ड वाले डिसाइड करेंगे। तो कुझांगल जो है फिलहाल इंडिया में अच्छा प्रदर्शन की है। इसने अभी टाइगर अवार्ड 2021 जीता था 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पूछे जाएंगे क्योंकि ये ऑफिशियल एंट्री है। तो नयनतारा और विनोद राज PS ये दोनों इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। क्लियर है, तमिल फिल्म है ये। पिछली बार आपको याद होगा दोस्तों जल्लीकट्टू को भेजा गया था। जल्लीकट्टू याद है ना, वो भी तमिल ही फिल्म थी, तो उसको ऑफिशियल एंट्री भेजी गई थी, हालांकि उसने नहीं जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री 2021 F1 रेस जीती? तो अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत ली है US ग्रां प्री F1 फार्मूला 1 रेस। ठीक है, F1 का मतलब फार्मूला 1 रेस। तो मैक्स वर्स्टैपेन ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये रेडबुल के ड्राइवर है। रेडबुल के ड्राइवर। अच्छा, कौन सा F1 खिलाड़ी या कौन सा फार्मूला 1 खिलाड़ी किस कंपनी की तरफ से खेलता है या किस कंपनी का ड्राइवर है, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा रेडबुल के हैं मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन वगैरह जो हैं ये कहाँ के हैं, ये मर्सिडीज के हैं। ठीक है, फिलहाल ये किस देश के हैं ये भी पूछा जाएगा अगर, तो आप बताइएगा नीदरलैंड के। ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और रेडबुल की तरफ से ड्राइविंग किया करते हैं। तो इन्होंने ही इस सीजन में सबसे ज़्यादा बार रेस जीती हुई है, इन्होंने 8 बार रेस जीती है। ठीक है, 8वीं इनकी रेस थी। अमेरिका में हालांकि इनकी पहली रेस है इनके कैरियर की, लेकिन इस सीजन में ये 8 रेस जीत चुके हैं अभी तक। कौन कौन सी रेस इन्होंने जीती हैं, तो देखिए एमिलिया रोमाग्ना सबसे पहले इन्होंने जीता, फिर मोनाको ग्रां प्री जीता, फ्रेंच ग्रां प्री, स्टारियन ग्रां प्री, ऑस्ट्रियन ग्रां प्री, बेल्जियन ग्रां प्री, डच ग्रैंड प्री और US ग्रां प्री। ये 8 रेस इस सीजन की जीते हैं अकेले मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो ये आपको याद रखना है, इस बार सबसे ज़्यादा रेस इन्होंने जीती हैं। अच्छा, फार्मूला 1 रेस की बात आई है तो मैक्स वर्स्टैपेन के अलावा दोस्तों आपको लुइस हैमिल्टन को भी याद रखना है। लुइस हैमिल्टन दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रां प्री जीते हुए हैं, 100 से ज़्यादा वो जीत चुके हैं। 100 ग्रां प्री कंप्लीट करने वाले इकलौते अभी तक के वो दुनिया के ऐसे खिलाड़ी हैं। ठीक है, ऐसे रेसर हैं। वो 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके हैं लुइस हैमिल्टन। वो कहाँ के हैं, वो ग्रेट ब्रिटेन के हैं। उनको नाइटहुड की भी उपाधि मिल चुकी है, तो हम लोग सर लुइस हैमिल्टन कह सकते हैं। ठीक है, नाम जुड़ जाता है आगे सामने सर। और इसके अलावा दोस्तों वो किस टीम से खेलते हैं, अभी मैंने आपको बताया मर्सिडीज। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। बाकी अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा फार्मूला 1 का रेस, अभी ये नवंबर तक होता है, उसके बाद दिसंबर में तो शायद ही कोई रेस होती हो, दिसंबर में शायद कोई रेस नहीं होती है। ठीक है, तो इस पर एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरा इस सीजन का जितना रेस हुआ है। हाल ही में किसने गरुण ऐप लॉन्च किया, तो अभी हाल ही में दोस्तों चुनाव आयोग ने गरुण ऐप लॉन्च किया है। गरुण ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। जो BLO होते हैं ना, BLO यानी कि जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, वो अपने बूथ की लोकेशन वगैरह शेयर कर पाएंगे कहाँ पर, चुनाव आयोग के पास, जिससे उनका बूथ कहाँ पर है ये मैपिंग किया जा सकेगा। ठीक है, डिजिटल मैपिंग के थ्रू वहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख करके ये पता लगाया जा सकेगा कि कहाँ पर बूथ है और कहाँ पर BLO ऑफिसर पहुँचा हुआ है। ठीक है, तो इससे मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी, जिसके ही ये काम की वजह से ये लॉन्च किया गया है। और इससे क्या होगा, इससे चुनाव कार्य तेजी से होंगे, स्मार्ट तरीके से होंगे और पारदर्शी तरीके से होंगे, क्योंकि जब वहां पर लोकेशन पहुंच जाएगी तो वहां पर टीम भी आसानी से, फोर्स भी पहुंच सकती है तुरंत। ठीक है, तो इसी वजह से ये लॉन्च किया गया है। तो बहुत ही यूनिक ऐप है, बहुत ही खास ऐप है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाएगा। गरुण ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अनुच्छेद 324 में दोस्तों कहा गया है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा जो एक स्वायत्त संस्था होगी, यानी इस पर किसी भी सरकार का कोई प्रेशर नहीं होगा, दबाव नहीं होगा। ओके, 324 में ये कहा गया है, अनुच्छेद आपको याद रखना है। इसके अनुसार दोस्तों चुनाव आयोग में पहले तो केवल एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन 1993 के बाद से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होने लगे और इनकी हेल्प के लिए 2 चुनाव आयुक्त भी रखे जाने लगे। तो अभी हाल ही में बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे सुशील चंद्रा जी, अभी भी वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे जी हैं।
अनूप चंद्र पांडे का नाम याद रखना है, ये अभी नए नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार ये दो चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा। क्लियर, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों बहुत ही फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड दोस्तों ये इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश लेखक हैं, राइटर हैं। लगातार ये किताबें लिखा करते हैं और उनकी किताबें पूछी भी जाती हैं। इंडिया में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्होंने अभी हाल ही में अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है, राइटिंग फॉर माई लाइफ। अच्छा, अभी इनकी कुछ दिन पहले एक पुस्तक आई थी जिसको मैंने बताया था, बच्चों के लिए इन्होंने लॉन्च किया था, ऑल टाइम फेवरेट्स, जिसमें इन्होंने अपनी 25 कहानियों को जिक्र किया था। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए इनका पहला उपन्यास कौन था, तो पहला उपन्यास था द रूम ऑन द रूफ। क्या था? द रूम ऑन द रूफ। ये भी आपको याद रखना है। 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित किए जा चुके हैं अंग्रेजी भाषा के लिए। 1999 में इनको पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया। 2012 में दिल्ली साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। अभी कल हम लोगों ने पुस्तकों और लेखकों के बारे में रिवीजन किया था, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस एजेंसी ने एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने, डीआरडीओ एक संस्था है, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था के द्वारा हीट यानी कि HEAT, हीट यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसका परीक्षण किया गया है जिसका नाम है अभ्यास। देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये होता क्या है। हीट अभ्यास का परीक्षण किया है, अभ्यास तो इसका नाम है। ठीक है, ABHYAS, अभ्यास नाम का जो हीट है यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इमेज देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से है, अभ्यास हीट। ओके, तो इसका परीक्षण किया गया है। यहाँ पर देखिए इसके बारे में पूरी डिटेल भी लिखी हुई है। ये भारतीय सेना के, भारतीय तीनों सेनाओं के लिए ये यूज किया जाएगा, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों के लिए ये यूज किया जाएगा। 75 किलोग्राम का इसका वेट है और रेंज है इसकी 500 किलोमीटर की। ओके, तो इसको अभी हाल ही में ओडिशा के ITR यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज चांदीपुर से इसे लॉन्च किया गया है। इसे यहाँ पर टेस्ट किया गया, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ओके, इसका यूज कैसे किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका यूज दोस्तों मिसाइल टेक्नोलॉजी के परीक्षण के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए यूज किया जाएगा कि वो टारगेट को, एरियल टारगेट को सही हिट करता है कि नहीं। ठीक है, इस सब चीज़ों को देखने के लिए अभ्यास का परीक्षण किया गया है। क्लियर है? तो डीआरडीओ ने परीक्षण किया है। डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 को हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और जी सतीश रेड्डी जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, डीआरडीओ से रिलेटेड दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन आया था जब इसने डेयर टू ड्रीम 2.0 और यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 के विजेताओं की घोषणा की थी। इसके अनुसार दोस्तों 40 विजेताओं को डेयर टू ड्रीम पुरस्कार दिया गया था और 16 वैज्ञानिकों को, 16 साइंटिस्ट को यंग साइंटिस्ट अवार्ड या कहें कि युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2019 के लिए सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों भी रिवाइज करके रखना है आपको। अच्छा, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ईबुक आ चुकी है। पिछले 10 महीनों की ईबुक का संकलन है, जनवरी से 2021 तक का, अक्टूबर तक का। इसमें पूरा डिटेल में है, थ्योरी प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ है। MZT ऐप पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात बतानी है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि नवंबर लास्ट तक अपनी अगली किताब आएगी, लेकिन वो किन्हीं कारणों की वजह से दोस्तों कैंसिल हो गई है, इस बार नहीं आ पाएगी। और यही वजह है कि ये ई बुक लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि जिससे आप लोग की पढ़ाई कंटिन्यू रह सके, आप लोग को इंतजार ना करना पड़े उधर। ठीक है, नवंबर तक का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किताब आने के इंतजार में हैं। तो नवंबर की किताब इस बार नहीं आ पाएगी, वो फरवरी तक आएगी, क्योंकि किताब की जगह पर आप लोग के लिए कुछ दूसरी बड़ी चीज़ों पर काम किया जा रहा है। तो किताब इस बार नहीं आ पाएगी। कोशिश करूंगा मैं कि फरवरी या मार्च के बाद से किताब आनी शुरू हो जाए, और जब उसके बाद से आएगी तो लगातार आएगी, यानी मंथली भी आएगी, 6 मंथ की भी आएगी, 3 मंथ की भी आएगी। तो फिलहाल वो फरवरी मार्च के बाद होगी, यानी 2022 में होगा। तो अगली किताब का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, अगली किताब का वेट मत कीजिएगा, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करिए अभी। ठीक है, अगला कुसमैन पुरस्कार 2022 में चुने जाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों डॉक्टर राजीव निगम। डॉक्टर राजीव निगम जो हैं, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनको कुसमैन फाउंडेशन फॉर फोरामिनिफेरल रिसर्च के द्वारा नॉमिनेट किया गया है।
ये दोस्तों CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गोवा के पूर्व चीफ साइंटिस्ट रह चुके हैं डॉक्टर राजीव निगम। तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय हैं। क्लियर? क्यों चुना गया है? तो इनको दोस्तों माइक्रो फॉसिल पर उनके रिसर्च के लिए चुना गया है। डॉक्टर राजीव निगम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ए कुस्मैन, इसे JA कुस्मैन पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। जोसेफ A कुस्मैन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोकड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ? तो दोस्तों भारत और यूके के बीच में कोकड़ शक्ति, यूके कर लीजिए इसे, भारत और यूके के बीच में कोकड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। ये दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत और यूके के बीच में त्रिसेवा अभ्यास हो रहा है। त्रिसेवा बोले तो ये जल में भी होगा, ये थल में भी होगा और ये वायु में भी होगा, यानी ये तीनों जगहों पर ये एक्सरसाइज होने वाला है। तो इसका जो समुद्री चरण है, जो इसका समुद्री वाला स्टेज है, वो भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित होगा, कोकड़ तट पर। हार्बर चरण जो होगा वो मुंबई में आयोजित होगा और जो भूमि चरण है वो चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ठीक है, तो हार्बर चरण यानी कि वायु वाला जो है वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। क्लियर है? तो ये कोकड़ शक्ति 2021 आपको याद रखनी है। कुछ दिन पहले मैंने आपको चौबटिया उत्तराखंड के बारे में जिक्र किया था, बताया था, भारत और यूके के बीच में। तो कोकड़ अभ्यास जो है ये भारत और यूके के बीच में हुआ ही करता है। एक्चुअली में इसकी शुरुआत 2004 से हुई थी, लेकिन इस बार पहली बार ये त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों सेवाओं के लिए ये यूज किया जा रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हुआ? तो भारत और नेपाल के बीच में अभी जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हुआ है, भारत और नेपाल के बीच में। एक्चुअली में दोस्तों भारत सरकार ने नेपाल सरकार को इस 34.9 किलोमीटर लंबी जयनगर कुर्था रेल लिंक को सौंप दिया है। यानी कि भारत की एक कंपनी है एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसने नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड को इसकी जो खंड की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है इस रेलवे लिंक खंड की, इसको नेपाल को सौंप दिया हुआ है। क्लियर है? भारत और नेपाल के बीच में जब ये रेल लिंक परियोजना शुरू हो जाएगी तो ये भारत और नेपाल के बीच में पहली ब्रॉड गेज क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक होगी। तो ये भी आपको याद रखना। नेपाल के बारे में बेसिक तो आप जानते ही हो। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहां पर सार्क जो संगठन है उसका हेडक्वार्टर है। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर अभी बने थे कुछ दिन पहले, शेर बहादुर देउबा। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी होती है और यहाँ की संसद का नाम होता है राष्ट्रीय पंचायत। इतनी चीज़ों को आपको नेपाल से याद रखनी है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थी हमारे आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। इसकी क्विज और PDF मिलेगी आपको एप्लीकेशन पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन जाते जाते आप आंसर करते जाइए। किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किस टाइगर रिजर्व ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता? और किस देश ने अपराध के कारण आपातकाल की घोषणा की? चारों क्वेश्चंस के आप लोग आंसर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।